मित्रों, बहुत बहुत प्रणाम। मैं पंडित महेंद्र कुमार शर्मा और मेरे चैनल ज्योतिष समाधान में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं मांगलिक दोष के ऊपर। देखिए, ये मांगलिक दोष जैसा नाम से ही प्रकट होता है कि मंगल ग्रह से संबंधित है और मांगलिक दोष को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम भी बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों में डर है। विवाह के समय पे बहुत ज्यादा जो है इसका प्रभाव देखा जाता है कि भाई कुंडली मिलानी है, मांगलिक तो नहीं है। तो आइए, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाते हैं कि ये डर आपका कुछ कम हो जाए, जो भ्रम है वो थोड़े दूर हो जाए मांगलिक के ऊपर आपका। अब देखिए, मांगलिक दोष के विषय में सीधे सीधे हम आते हैं। इस प्रकार की जन्म कुंडली आपको अक्सर नजर आती है जब भी आप कोई किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं, तो इस प्रकार का उसमें चार्ट बना हुआ होता है। ये चार्ट 12 खानों में विभाजित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में ये विभाजित है। अब आप कहेंगे कि साहब 12 ही क्यों है? कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे, हम 12 में ही क्यों इसको बांटते हैं? तो देखिए, वो भी आप समझ लीजिएगा कि 12 राशियां होती हैं जिन पर हमारी ज्योतिष आधारित है। तो 12 भागों में ये जो है 12 खाने बना दिए जाते हैं, जिनको भाग बोलते हैं, और इसमें 9 ग्रह बैठाए जाते हैं। जब आकाश की जो स्थिति होती है ग्रहों की, उसमें से जो हम 9 ग्रहों के ऊपर ज्योतिष आधारित है, वो 9 ग्रह इसमें उन राशियों में दर्शाए जाते हैं। अब इसमें स्थान की गणना कैसे होती है? स्थान की गणना होती है जहां पे ये लग्न लिखा है, ये 4 स्थान केंद्र कहलाते हैं, और ये जो स्थान है ये पहला स्थान होता है जहां पे लग्न लिखा हुआ है। यहां से एंटी क्लॉकवाइज हम गिनते हैं किसी भी भाव को। जब हमें गिनना होता है तो भाव का प्रारंभ जो है यहां से होता है। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जो है भाव गिने जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर आगे पूरा 12 तक आप जो है गिन सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों को ये चीज जो है पहले से मालूम होगी, लेकिन देखिए, बताना जरूरी होता है, क्योंकि कोई चीज यदि छूट जाएगी एक सामान्य व्यक्ति से, तो आगे उसको समझने में काफी दिक्कत होगी। तो चलिए, अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि इधर से हम गिनना शुरू करते हैं। 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। अब हम सीधे सीधे आते हैं अपने मुख्य उद्देश्य पे कि ये मांगलिक दोष क्या है और इसके बारे में क्या भ्रम फैला हुआ है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार एक बात कही गई है मांगलिक दोष के ऊपर, जो ज्यादातर लोगों को मालूम है, कि जो पहला स्थान होता है, दूसरा स्थान होता है, चौथा होता है, 7वां, 8वां और ये 12वां स्थान। यदि इन स्थानों में से किसी स्थान पर मंगल बैठे हैं तो ऐसा जातक मांगलिक दोष वाला होता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से ये बात कही गई है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं और यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, विद्वानों ने जो ये बात कही है, उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये 6 स्थान ऐसे हैं जिन पर यदि मंगल बैठेंगे तभी मांगलिक दोष लगेगा, और अन्य 6 स्थानों पर मंगल बैठेंगे तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 6 स्थानों पर मंगल बैठे हैं तो मांगलिक दोष लग ही गया, क्योंकि इन 6 स्थानों में मंगल बैठे हैं या नहीं, इसको देखने से पहले हमें मंगल के गुण धर्म देखने जरूरी हैं। यदि हमने मंगल के गुण धर्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम मांगलिक दोष के ऊपर सही बता ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है? कुंडली में जब हम किसी कुंडली को देखते हैं तो उसमें कौन सा ग्रह किस राशि में है, कौन सा ग्रह कितने अंश का है, ये उसमें डिटेल लिखी हुई होती है। तो बस हमारा जो पहला पॉइंट है यहीं से शुरू होता है। पहला पॉइंट क्या होता है हमारा मंगल दोष देखने के लिए, कि मंगल की गति कैसी है, मंगल मार्गी हैं या वक्री हैं। जब कोई ग्रह अपने राशि से अपनी आगे वाली राशि की तरफ गतिमान होता है
तो ऐसी गति को मार्गी गति कहा जाता है। और जब कोई ग्रह अपनी राशि से पिछली राशि की तरफ गतिमान होता है तो ऐसी गति को वक्री गति कहा जाता है। तो अब देखिए, गति जब वक्री होगी मंगल की तो मंगल मांगलिक दोष वाले नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, मंगल वक्री, मंगल वक्री तो मांगलिक दोष वाले नहीं होते हैं। तो मांगलिक दोष होगा ही नहीं यदि मंगल वक्री हैं। तो हम मंगल कहीं भी बैठे हों, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि हमने कुंडली में पहले ही ये चीज देख ली कि वक्री मंगल है तो मांगलिक दोष के बारे में सोचना बेकार है फिर, क्योंकि मांगलिक होता ही नहीं है। अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट होता है, मंगल अपनी नीच राशि में तो नहीं है। मंगल नीच राशिगत, तो ऐसा भी जो है होता है यदि, तो वहां भी नहीं होता है मांगलिक दोष। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत संक्षेप में ये मैं आपको बहुत काम की बात जो है बता रहा हूं। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंटों पे देखना बहुत जरूरी होता है। बिना इनको देखे यदि इनको नजरअंदाज करके आप चलेंगे तो कभी भी सही जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी मांगलिक दोष के बारे में। तो नीच राशिगत, फिर एक चीज और देखी जाती है, उसको कहते हैं मंगल शत्रु क्षेत्री। यदि मंगल शत्रु क्षेत्री हैं तब भी मांगलिक दोष नहीं होता है। ठीक है, चौथी बात कही जाती है, मंगल अस्त, तब भी मांगलिक दोष नहीं होता है। तो देखिए, ये नियम जो आपको बताया जाता है कि मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान पे यदि बैठे हैं तो मांगलिक दोष वाला भी होगा जातक। तो ये तभी देखा जाता है जब इनमें से कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा हो। ये जो बातें लिखी हैं इनमें से कोई भी चीज लागू नहीं हो रही है, तब वहां पहुंचने की जरूरत पड़ती है। तो पहले ये चीज देखनी है। अब इस चीज को समझते हैं क्या होता है। वक्री गति का मंगल के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई जब कोई भी ग्रह अगली राशि में जाता है। अब ये मंगल नीच राशिगत क्या होता है, देखिए हर ग्रह की नीच राशि और उच्च राशि होती है। तो मंगल की जो है कर्क जो राशि होती है, जब कर्क राशि में मंगल आ जाता है तो नीच राशि का कहलाता है। तो सीधी सीधी बात है, ये देखनी है कि भैया बात मंगल जहां बैठे हैं वहां अंक क्या लिखा हुआ है। यदि वहां 4 अंक लिखा है तो इसका मतलब चौथी राशि कर्क राशि है वहां पे। तो मंगल कर्क राशि में होंगे तो मांगलिक दोष होगा ही नहीं। इसी तरह से मंगल शत्रु क्षेत्री, अब देखिए मित्र राशि भी होती है और शत्रु राशि भी होती है। तो मंगल की जो मंगल शत्रु क्षेत्री कहलाता है मिथुन राशि में और कन्या राशि में। इन दोनों राशियों का स्वामी बुध है, होता है। बुध ग्रह इनका स्वामी है। तो यदि मंगल मिथुन राशि में है या कन्या राशि में है, यानी जिस स्थान पे मंगल बैठा है उस स्थान पे यदि 3 अंक लिखा है या 6 अंक लिखा है तो इसका मतलब हुआ तीसरी राशि मिथुन या छठी राशि कन्या। तो यदि शत्रु क्षेत्री मंगल है तो वहां भी दोष नहीं लगता है। अब मंगल अस्त, अब इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि अस्त मंगल किसे कहते हैं। देखिए जब मंगल सूर्य के आसपास होता है या कोई भी ग्रह सूर्य के आसपास होता है तो वो ये देखा जाता है कि वो सूर्य से उसकी कितनी दूरी है, उसका जो है अंतर कितना है। तो जब ज्यादा नजदीक आ जाता है कोई ग्रह तो वो अस्त हो जाता है, अपना प्रभाव खो देता है।
इसी प्रकार से मंगल जब 17 डिग्री या इससे कम का अंतर होता है सूर्य और मंगल के बीच का, तब मंगल अस्त कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि अस्त के विषय में आपको जल्दी कोई समझाता नहीं है और ये चीज जल्दी समझ में आती भी नहीं है बहुत से लोगों के। देखिए, मान लीजिए हम सूर्योदय के समय पे देखते हैं कि भाई यहां पे सूर्य बैठे हैं और यदि यहीं पे मंगल भी बैठे हों, ठीक है, सूर्य और मंगल लग्न में बैठे हैं। अभी देखिए यहां पे राशि से कोई मतलब नहीं है, अब यहां हम अस्त वाली चीज देख रहे हैं। राशि कोई भी हो सकती है यहाँ पे, चाहे इनमें से कर्क राशि हो, मिथुन हो, कन्या हो, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो एक पॉइंट तो यही मिल गया हमें कि भाई नीच राशि में या शत्रु क्षेत्री है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ अस्त वाला प्रभाव देखना है। तो जब एक ही राशि में एक ही स्थान पर बैठे हैं ग्रह, जैसे सूर्य मान लीजिए 5 डिग्री पे है और मंगल 15 डिग्री पे बैठे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर 10 डिग्री का हो गया। यानी कि एक ग्रह जो है सूर्य, वो इस राशि में 5 डिग्री चल चुका है और मंगल 15 डिग्री चल चुका है। तो सूर्य से मंगल कितना आगे है? 10 डिग्री। 10 डिग्री का अंतर हो गया दोनों की दूरी में, तो यहां पे मंगल अस्त हो गया। ठीक है, अब यदि मंगल 25 डिग्री आगे हम कर दें, मान लीजिए 25 डिग्री आगे, तब 20 डिग्री का अंतर हो गया। अब 20 डिग्री का अंतर हो गया तो अस्त नहीं है। तब देखना पड़ेगा कि भाई अब यदि इनमें से कोई चीज लागू नहीं हो रही तो मंगल कहां बैठा है, ठीक है। और इसके बाद फिर निर्णय लेना पड़ेगा कि इसमें मांगलिक दोष लगेगा या नहीं लगेगा, बाकी ग्रह कहां बैठे हैं, केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हैं, मंगल के साथ कौन ग्रह बैठा है, ये चीजें तब निर्भर होता है कि भाई मांगलिक दोष लगेगा या नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये देखा जाता है। तो अब देखिए, एक स्थान पर बैठे होने पर ग्रह अस्त भी हो सकता है और अस्त नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार से यदि मंगल और सूर्य एक राशि आगे पीछे बैठे हैं, तब भी इसी नियम के अनुसार ये चीज देख ली जाती है कि दोष लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखिए, मंगल मान लीजिए यहां पे नहीं है, मंगल जो है इस स्थान में है, 12वें स्थान में है। अब मान लीजिए यहां पे राशि 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए, मीन राशि के ये मंगल बैठे हुए हैं यहां पर, ठीक है। अब इनमें 3 पॉइंट में से तो कोई है नहीं, यहां लागू नहीं हो रहा। अब चौथा वाला हम देख रहे हैं। अब मान लीजिए जो सूर्य हैं, सूर्य 28 डिग्री के बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य 28 डिग्री के बैठे हैं और मंगल 5 डिग्री के बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, मंगल पीछे की राशि में बैठे हुए हैं 5 डिग्री के। तो नियम क्या कहता है? अब थोड़ा सा नियम भी आप वो समझ लीजिएगा। कोई भी ग्रह किसी राशि में अपनी गति पूरी करने के लिए जो उसका समय है, समय काल एक राशि में होता है, वो होता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का जो है अपना समय पूरा करने के बाद फिर राशि बदल लेता है, अगली राशि में चले जाता है। तो अब देखिए, मंगल तो अब इसमें केवल 5 डिग्री चले हैं, तो 25 डिग्री का अंतर तो इसी में आ गया अगली राशि में जाने के लिए, यानी मीन राशि से फिर वो पहली राशि में जाएगा मंगल। तो 25 डिग्री का अंतर तो यही आ गया और 28 डिग्री अगली राशि में सूर्य और आगे हैं, यानी प्रवेश करने के बाद सूर्य तक की दूरी यदि देखी जाए अगली राशि में भी तो 28 डिग्री का है। तो 17 से तो कई गुना ज्यादा अंतर हो गया। तो ऐसी दशा में मंगल अस्त नहीं है। लेकिन
यदि यहां पर यही चीज हम बदल देते हैं, अब यहां पे हम मंगल लिख देते हैं और यहां पर हम सूर्य लिख देते हैं। अब देखिए दोनों की डिग्री हमने बदल दी, मंगल की 28 कर दी और सूर्य की 5 कर दी। तो 2 डिग्री और चलने के बाद मंगल 30 डिग्री पूरी कर लेगा तो अगली राशि में चले जाएगा। और अब अगली राशि में सूर्य कितनी डिग्री पे बैठे हुए, 5 डिग्री पे, तो 5 डिग्री और पीछे की 2 डिग्री मिला के केवल 7 डिग्री का अंतर रह गया। तो ऐसे में अलग अलग राशियों में बैठे हुए होने पर भी मंगल अस्त है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अस्त मंगल कैसे देखा जाएगा या कोई भी ग्रह कैसे अस्त देखा जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 17 डिग्री का अंतर मंगल के लिए है, हर ग्रह के लिए अलग अलग अंतर है। कहीं 13 डिग्री का अंतर है, किसी ग्रह के लिए 11 डिग्री का अंतर है। तो इस तरह से सब ग्रहों के लिए अलग अलग अंतर है। मंगल के लिए 17 डिग्री का है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब मंगल यदि मान लीजिए आप इस 12वें स्थान में ना होके इस दूसरे स्थान में यदि मंगल बैठे हैं, तब भी फार्मूला वही लगेगा कि सूर्य कितने डिग्री के हैं और मंगल कितने डिग्री के हैं। तो देखा जाएगा कि सूर्य जितने डिग्री के भी हैं, अब यहाँ पे 30 डिग्री पूरी करने में इन्हें कितना समय लगेगा और उसके बाद मंगल तक कितने डिग्री और इनको चलना पड़ेगा। तो डिफरेंस वो 17 से कम है या ज्यादा है। जैसे मान लीजिए सूर्य 24 डिग्री और मंगल 7 डिग्री। अब सूर्य यदि 24 डिग्री चल चुके हैं तो 6 डिग्री और चलेंगे, अगली राशि में पहुंच जाएंगे। और अगली राशि में मंगल उनसे कितनी दूर है, 7 डिग्री और है। मंगल 7 डिग्री ऑलरेडी चल चुका है। तो 6 और 7 कितना हो गया, 13 डिग्री। तो 17 डिग्री से कम है, तो मंगल अस्त हो गए। और यदि सूर्य से अभी सूर्य हम यहां पे 21 कर देते हैं, ठीक है, अब हमने 21 कर दिया तो अब सूर्य को 9 डिग्री चलना पड़ेगा, ठीक है, 9 और उसके बाद 7, तो ये हो जाएंगे 16। अभी भी अस्त रहेगा। अब मंगल की हम बढ़ा देते हैं। मंगल यदि 12 डिग्री चल चुका है, अब कितना हो जाएगा, 9 और 12, 12 और 9 21 डिग्री का अंतर हो जाएगा। अब तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि मंगल अस्त है या नहीं। जो आजकल कंप्यूटराइज कुंडली बन रही है उनमें अस्त या उदय ये लिखा होता है, अस्त होगा तो अस्त लिखा होगा। और यदि आप किसी मैनुअल कुंडली से देख रहे हैं तो जो सूर्य और मंगल के डिग्री दी हुई होती हैं, आप उससे खुद पता लगा सकते हैं कि मंगल अस्त है या नहीं। तो मित्रों, पहले ये 4 चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद वो नियम लागू होता है, तब उसके बाद देखा जाता है कि मंगल इन 6 स्थानों में से किन स्थानों पर है, यहाँ पे इसका दोष लगना है या नहीं लगना है। उस पर भी ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि लगेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और बाकी हैं जो देखी जाती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उसके बारे में भी। तो जैसे केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हैं जिसकी वजह से मंगल दोष नहीं लगता, मंगल किस ग्रह के साथ बैठा है तो मंगल दोष नहीं लगता, मंगल पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल दोष नहीं लगता। इस तरह से बहुत सारी और अनेक चीजें हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मंगल यदि इन स्थानों में बैठ गया है तो मांगलिक दोष लगेगा ही लगेगा। अक्सर लोग मांगलिक दोष वाले होते ही नहीं हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये दोष लग रहा होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मेरी ये जानकारी इस वीडियो में जो मैं दे रहा हूं आपको, ये कैसी लगी आपको, तो ये वीडियो को लाइक करके आप बताइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि अगली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ज्योतिष समाधान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले
वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।